तो चलिए, जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा, एंड फाइनली हमने एग्जांपल्स के थ्रू ये समझा कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ठीक, एंड उसके बाद हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस पर आए, एंड उसके बाद हमने एक यूनिक रूल सिखाया आपको, एंड वो यूनिक रूल क्या था मैं आपको यहां पर थोड़ा सा उसके बारे में रिपीट करता हूं। तो यूनिक रूल जो मैंने आपको पढ़ाया वो ये था, या रूल नंबर 1 भी कह सकते हो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, बिकॉज इस लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें ये रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। तो यूनिक रूल क्या था? यूनिक रूल ये था कि अगर आपके पास प्राइम नंबर्स थे, अगर आपके पास कौन से नंबर्स थे? दो प्राइम नंबर्स थे, एंड यू वांट टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि आप इन प्राइम नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम तो फाइंड करना चाहते हो, लेकिन नॉट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करोगे? ये यूनिक रूल आपको डायरेक्टली बोलता है कि अगर आपके पास दो प्राइम नंबर्स है, लेट अस टेक ए एंड बी, तो आप क्या फाइंड करना चाहते हो? एचसीएफ फाइंड करना चाहते हो बिटवीन ए एंड बी। इसी तरीके से आप एलसीएम फाइंड करना चाहते हो बिटवीन ए एंड बी। तो जो ये रूल है ये आपको डायरेक्टली बोलता है कि विथाउट डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि एचसीएफ ऑफ दीज टू प्राइम नंबर्स क्या होगा? वो 1 होगा। ठीक है, एंड एलसीएम भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एलसीएम ऑफ द गिवन टू प्राइम नंबर्स इज a मल्टीप्लाइड बाई b। इन अदर वर्ड्स एलसीएम इनके ही प्रोडक्ट के बराबर होगा। मैं यहां पर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर आराम से, शाबाश। तो अगर मैंने प्राइम नंबर 3 लिया एंड प्राइम नंबर 7 लिया, लेट्स सपोज, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्यों है? मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया कि प्राइम नंबर वही नंबर होता है जिसके खाली और खाली दो फैक्टर्स होंगे। कौन कौन सा फैक्टर होगा? शाबाश, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर आपने 3 को चूज किया एज प्राइम नंबर, क्यों प्राइम नंबर क्यों है? बिकॉज इसके फैक्टर्स में खाली 1 और 3 आता है। ठीक है, एंड इसी के हिसाब से 7 आपने सिलेक्ट क्यों किया? बिकॉज 7 जो है, 7 के खाली दो फैक्टर्स है 1 एंड 7। तो आपने जो ये रूल अप्लाई किया, दो प्राइम नंबर्स पे अप्लाई किया, एंड ये रूल कहता है कि अगर आप इनका एचसीएफ फाइंड करना चाहते हो, दैट इज एचसीएफ ऑफ 3 एंड 7, तो एचसीएफ इनका डायरेक्टली 1 के बराबर होगा, बिकॉज ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। एंड जो ये यूनिक रूल है या रूल नंबर 1 है, ये खाली और खाली किन नंबर्स पे अप्लाई होता है? प्राइम नंबर्स पे अप्लाई होता है, कंपोजिट नंबर्स पे अप्लाई नहीं होता। तो प्राइम नंबर जरूरी है, एंड प्राइम नंबर पे ही ये रूल अप्लाई होता है, एंड एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एंड इसी के साथ जो एलसीएम इन दो नंबर्स का होगा, इन दो प्राइम नंबर्स का होगा, वो क्या होगा? वो डायरेक्टली विथाउट डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ आप डायरेक्टली बोल सकते हो दैट इनका एलसीएम जो होगा वो इन्हीं का प्रोडक्ट होगा, दैट मींस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज 21। That means LCM of 3 and 7 is 21 and HCF of 3 and 7 is 1। तो इस लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें ये जो ये यूनिक रूल है ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो मेहरबानी करके आप ये इस रूल को लिख लीजिए अपने नोटबुक पर, एंड बार बार इसे रिपीट करके आप ये याद करिए। ठीक है, अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मेनली इसी रिलेशन पे रहने वाला है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। सो क्या है ये स्टेटमेंट? आप इसे रूल नंबर 2 भी लिख सकते हो, जैसे हमने रूल नंबर 1 सिखाया आपको, सेम उसी तरीके से आप समझो कि ये रूल नंबर 2 है आपके लिए। तो क्या है रूल? द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम of two numbers, no matter कि यहां पर जो दो नंबर सिलेक्ट हुए हैं
वो आपके प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और वो आपके कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। जो रूल नंबर 1 है ये खाली अप्लाई किन पे होता है शाबाश, खाली और खाली प्राइम नंबर्स पे अप्लाई होता है। बट जो ये वाली रिलेशन है, जो ये वाला रूल है, रूल नंबर 2 है, ये आपके प्राइम नंबर्स पे भी अप्लाई होता है एंड कंपोजिट नंबर्स पे भी अप्लाई होता है। सो आगे बढ़ते हैं। ऑफ टू नंबर्स स्टेट इज दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देमसेल्व्स। शाबाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। इधर देखिए यहां पर अगर मैंने कोई भी नंबर्स ले, नो मैटर, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, कंपोजिट दो भी सिलेक्ट कर सकते हो, प्राइम और कंपोजिट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेट सपोज मैंने एक तो नंबर लेट सपोज 16 लिया और मैंने नंबर 4 लिया, ठीक है, दोनों कंपोजिट है। मैंने आपको फिर से मैं यहां पर कहूंगा कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। तो 16 और 4 का मुझे क्या फाइंड करना है? सबसे पहले मुझे इनका एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 16 एंड 4, एंड सेम उसी तरीके से मुझे एचसीएफ भी फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ 16 एंड 4, ठीक है। सबसे पहला काम यही रहेगा मेरा, इस रूल को समझने के लिए आप पहले एलसीएम निकालिए इन दो नंबर्स का एंड उसके बाद एचसीएफ फाइंड करिए इन दो नंबर्स का, ठीक है, ये पहला काम है आपका। तो एलसीएम को फाइंड करने के लिए सेम वही प्रोसेस करनी है जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको समझाया कि एलसीएम को और एचसीएफ को फाइंड करने के लिए you have to go through the prime factorization method, and prime factorization method सबसे पहला स्टेप क्या है उसमें कि आपको कोई ये दो नंबर्स है आपको उन्हें प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है। उसके बाद एलसीएम को सिलेक्ट करने के लिए, एलसीएम को निकालने के लिए क्या करोगे आप उन प्राइम फैक्टराइजेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको समझाया है कि उसके बाद अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो आपको क्या करना है कि एंटिटीज को लिस्ट डाउन करना है, एंड एंटिटीज को लिस्ट डाउन करके फिर उनकी हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है, एंड इस तरीके से आप एलसीएम को फाइंड करोगे। एंड एचसीएफ के लिए मैंने आपको छोटी सी लाइन याद करने के लिए बोली थी, वो ये थी कि आपको बस और बस कॉमन लेना है बिटवीन द टू प्राइम फैक्टराइजेशंस। मैं यहां पर आपको वो करके देता हूं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे? शाबाश, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, तो यह आएगा 2 into 8 16, 2 into 4 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2। इसका मतलब यह है कि 16 को मैं लिख सकता हूं शाबाश 2 into 2 into 2 into 2। एंड अब क्या आएगा? 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 are 4, 2 1 are 2, दैट मीन्स 4 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2। अब मुझे क्या निकालना है? शाबाश, सबसे पहला काम एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 16 एंड 4। तो वो क्या आएगा? मैंने आपको अभी भी कहा कि एंटिटीज को मेंशन करना है। एंटिटीज का मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यहां पर क्या है? आप देख पा रहे होंगे कि दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में खाली और खाली जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो 2 है। तो यहां पर एलसीएम में मैं खाली क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 raised power 4 एंड यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 raised power 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब मुझे फाइंड क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए जो मैंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखा, इसकी कौन सी पावर सिलेक्ट करनी है? हाईएस्ट पावर। यहां पर जो डिग्री है, यहां पर जो पावर है वो 4 है, यहां पर 2 है, इसका मतलब मुझे 4 सिलेक्ट करना है। तो जब मैं 4 को सिलेक्ट करूंगा तो 2 raised power 4 is 16। दैट मीन्स जो आपका एलसीएम है किन दो नंबर्स का? 16 और 4 का, वो 16 ही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? शाबाश। इसके बाद अगर मैं एचसीएफ फाइंड करना चाहूं, एचसीएफ ऑफ 16 एंड 4, तो मैंने आपसे एक छोटी सी लाइन शेयर करी थी पिछले लेक्चर में कि एचसीएफ को निकालने के लिए आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। तो कॉमन जो भी एलिमेंट होगा वो लिखना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इधर
देखिए ये तो 2 और 2 कॉमन आएगा, तो इसके बदले में मैं 2 लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर और एक 2 कॉमन है तो मैं और एक 2 को भी लिखूंगा। अच्छा, क्या मैं और एक 2 को लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। व्हाई? यहां पर तो 2 प्रेजेंट है, लेकिन 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि एचसीएफ ऑफ 16 एंड 4 इज नथिंग बट 4। ठीक है, तो एलसीएम भी आपने निकाला इन दो नंबर्स का एंड एचसीएफ भी आपने फाइंड किया। अब एलसीएम क्या आया? शाबाश, एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया 16 एंड एचसीएफ मिला आपको 4। तो अब जो ये रूल है, रूल क्या था? रूल ये था कि अगर आपने अब एचसीएफ इंटू एलसीएम किया किसी भी दो नंबर्स का, तो वो किसके बराबर होगा? वो उन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब मुझे ये वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए मैंने दो नंबर्स को लिया 16 एंड 4 को, एंड इस पे मैंने एलसीएम भी चेक किया, एचसीएफ भी चेक किया, एंड वो एलसीएम जो है वो 16 निकल के आया एंड एचसीएफ 4 निकल के आया। अब मैं चेक करता हूं दैट ये जो ये रूल है क्या ये वाकई में वेरीफाई होता है या नहीं होता। तो देखिए इधर एचसीएफ, शाबाश, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही तो रूल है ना। मैं देखता हूं कि वेरीफाई होता है या नहीं होता। देखिए इधर, शाबाश, सबसे पहले मैं इसका एलएचएस लूंगा, टेकिंग एलएचएस। तो एलएचएस में क्या है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ क्या है? 4 है, इंटू एलसीएम क्या है? 16 है। तो 4 इंटू 16, 6 4 आर 24, 2 कैरी, 1 4 4 5 6, दैट इज 64। अच्छा, अब मैं क्या लूंगा? टेकिंग आरएचएस। टेकिंग आरएचएस, तो आरएचएस में मैं जब देखूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है जो आपके ऑलरेडी नंबर्स थे इनिशियली, दैट इज 16 एंड 4। तो मैं जब इनका प्रोडक्ट करूंगा तो 16 इंटू 4 इज अगेन 64। दैट मीन्स मेरा जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर आया। तो इसका मतलब जो ये रूल है ये आपका वैलिडेट हुआ इन दो नंबर्स पर। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, फिर से मैं यहां पर बोलता हूं रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जरूरी नहीं है कि 16 और 4 को ही सिलेक्ट करिए। आप किसी भी दो प्राइम नंबर्स, किसी भी दो कंपोजिट नंबर्स या प्राइम एक कंपोजिट एक, किसी भी नंबर्स पर आप ये अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो यहां पर इंपॉर्टेंट बात वो याद रखनी है आपको, वो ये है कि जो ये यूनिक रूल है, रूल नंबर 2 है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, वो ये है कि ये जो ये रूल है ये खाली और खाली दो नंबर्स पर अप्लाई होता है। खाली और खाली दो नंबर्स पर अप्लाई होता है। अगर आपने दो से ज्यादा नंबर्स को सिलेक्ट किया, लेट सपोज आपने 2, 3 और 5 को सिलेक्ट किया एंड यू वांट टू फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, तो आपने अब एचसीएफ भी फाइंड किया, एलसीएम भी फाइंड किया, तो आपका जो एचसीएफ इंटू एलसीएम आएगा वो कभी भी बराबर नहीं आएगा। हो सकता है कभी कभी आएगा भी, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं है दैट द एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम will result in the product of 3 numbers। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिए कि जो ये रूल मैंने अभी आपको पढ़ाया ये खाली और खाली दो नंबर्स पर अप्लाई होता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से आया, शाबाश। तो अब हम इसी के बेसिस पर, इसी रूल के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 and 6 respectively. If one of the number is 30, find the other number। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि अगर एलसीएम दो नंबर्स के दरमियान कितना है? 180 है, एंड एचसीएफ भी गिवन है, एचसीएफ है 6। एचसीएफ कितना दिया है? 6 दिया है, एंड और एक नंबर दिया है दैट इज 30। तो जो ये दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ है उनमें से जो एक नंबर है वो क्या है? 30 है, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड द अदर नंबर। आपको और एक नंबर फाइंड करना है कि जो दूसरा नंबर है वो क्या है। ठीक है, तो अभी हमने रूल पढ़ा दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहां आपने अभी पढ़ा, मैंने पढ़ाया, आपको अच्छे से पढ़ाया। तो हम क्या काम करेंगे, हम उस नंबर को जो हमें फाइंड करना है, लेट दैट नंबर बी x, लेट दैट नंबर बी x, हम उसे x मान के चलते। तो मैं क्या लिखूंगा इस रूल के हिसाब से, दैट HCF, ध्यान से समझना, इनटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। का मतलब क्या है, मतलब नंबर आपके पास 30 है एक, एंड जो दूसरा नंबर था उसे हमने क्या माना अभी, उसे हमने माना अभी x, तो इसका मतलब 30 इंटू x। ठीक है, अब HCF की वैल्यू तो पता है हमें 6 है, HCF की वैल्यू क्या है 6 है, LCM की वैल्यू क्या है 180, तो 6 इंटू 180 इज इक्वल टू 30x। ठीक, इसके बाद देख लीजिए आप, तो यहां पर 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई, बिकॉज ये 30 मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज में डिवाइड में आएगा, डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू x। तो अगेन 6 1 आर 6, 6 5 आर 30, 5 3 आर 15 एंड 5 6 आर 30। दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो 36 है, एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज C। ठीक, समझ में आया, खाली आपको रूल अप्लाई करना है, एंड जो वो दूसरा नंबर जो आपको फाइंड करना है वो आपको x लेट करना है, एंड उसके बाद जो ये आपका ये रूल है इसमें आपको इंडिविजुअल वैल्यूज पुट करना है, लाइक HCF क्या था, LCM क्या है, एंड जो ये नंबर ऑलरेडी गिवन है वो पुट करना है, एंड फाइनली x भी पुट करना है। तो एट लास्ट यू विल फाइंड x, एंड द x इज द नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज वन सेकेंड, यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ देयर LCM इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So two numbers are in the ratio 2:3 and if their LCM is 180, if their LCM is 180, the HCF of the numbers is। मैं समझाता हूं। तो आपने ये क्वेश्चन जो है ये आपको थर्ड वाले चैप्टर में ये ज्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो ये रेशियो होता है ना, चाहे रेशियो ऑफ एजेस हो, चाहे रेशियो ऑफ नंबर्स हो, चाहे रेशियो ऑफ पीपल हो, तो हमेशा जो ये रेशियो होता है, लेट सपोज 2:3 है, यहां पर किसी टाइम 4:6 होगा, 5:9 होगा, तो डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान जो रेशियो होता है हम उसे लेट करते हैं। लेट सपोज यहां पर 2:3 है, तो किन के दरमियान है रेशियो, रेशियो आपका नंबर्स के दरमियान है। तो हम क्या करते हैं, रेशियो को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम जो ये नंबर्स है, लेट सपोज यहां पर एजेस होता, क्या होता, एजेस ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 2:3, तो हम एक पर्सन की एज को मान लेते हैं 2x एंड दूसरे एक पर्सन की एज को मानेंगे 3x। ठीक है, इसी तरीके से अब यहां पर क्या है, नंबर्स है, तो लेट वन नंबर बी 2x एंड अदर नंबर बी 3x। ठीक है, तो रेशियो को हमें क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक, तो यहां पर जो दो नंबर्स हैं, हम क्या, सबसे पहला काम क्या होगा, लेट वन नंबर बी 2x एंड सेकेंड नंबर बी 3x। ठीक, बिकॉज रेशियो क्या है 2:3 है। अब एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 180 एंड आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको एचसीएफ करना है। तो सबसे पहले आप यही काम किया करिए कि जो क्वेश्चन में डेटा गिवन हो आप सबसे पहले वही लिखिए एंड उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन जो है वो किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। तो यहां पर जो डिमांड है वो एचसीएफ को फाइंड करना है। तो एचसीएफ को फाइंड करने के लिए आपको माइंड में वो फॉर्मूला लानी है, दिमाग में वो रूल लाना है कि हमने कौन सा रूल ऐसा पढ़ा है जो कोरिलेट करता है एचसीएफ एलसीएम और दो नंबर्स को। तो वो एक ही हमारा रूल है, दैट इज एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, तो वो मैं यहां पर लिखता हूं फिर से, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक। तो देखिए एचसीएफ हमें फाइंड करना है तो एज इट इज आएगा, इनटू एलसीएम जो है, एलसीएम क्वेश्चन ने वहीं से प्रोवाइड किया है दैट एलसीएम इज 180 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट मींस जो दो नंबर्स आपके हैं उनका प्रोडक्ट करना है। तो एक नंबर मैंने 2x माना एंड सेकेंड नंबर मैंने क्या माना, सेकेंड नंबर मैंने 3x माना। तो x इंटू एलसीएम क्या है, एलसीएम क्वेश्चन ने ऑलरेडी गिवन है दैट इज 180 इज इक्वल टू 2x इंटू 3x। सो जो आपका x है, x क्या है आपका, x है आपका HCF। तो x जो है x इंटू 180 इज इक्वल टू 2x इंटू 3x। दैट मीन्स 180 इज इक्वल टू 2x into 3x divided by x. X and x cancel. That means 2 into 3 that is 6 and 180 divided by 6 is 30. That means जो HCF है इन दो नंबर्स का वो क्या है, 30 है। That means option C is the correct option. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है that is एक्सप्लेन वाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। दैट इज एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into this much are composite numbers। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक एक क्वेश्चन दिया है, एक लंबी सी चेन ऑफ नंबर्स दिया है एंड पूछा है कि आप प्रूव करिए कि जो ये लंबी सी चेन है नंबर्स की, इसे आपको प्रूव करना है दैट इट इज ए कंपोजिट नंबर। मैं और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा कि 4 एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। तो 4 जो है कंपोजिट नंबर है। अब आपको इसे प्रूव करना है दैट 4 इज ए कंपोजिट नंबर। तो प्रूव करने का तरीका ये है ना कि आप बोलिए कि 4 के फैक्टर्स में 1 आता है, 4 के फैक्टर्स में 2 भी आता है, 4 के फैक्टर्स में 4 भी आता है। तो जो ये हमें 3 फैक्टर्स मिले, 3 फैक्टर्स वाले नंबर को हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में लाते हैं। दैट इज व्हाई 4 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक, तो यही तरीका है ये प्रूव करने का दैट वेदर ए नंबर इज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यू जस्ट नीड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। अगर वो फैक्टर्स दो ही आपको मिले दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, देन दैट नंबर इज प्राइम नंबर। एंड अगर आपको वो 2 से ज्यादा मिलते हैं देन दैट नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। तो याद रखिएगा, अब जो सबसे पहला जो ये वाला पार्ट है ये मैं आपको यहां पर सॉल्व करके दूंगा, लेकिन जो ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है जैसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा इधर, शाबाश। तो सबसे पहले मैं इस नंबर को लिख लेता हूं 7 into 11 into 13 plus 13। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे, लाइक पहले 7 into 11 into 13 करेंगे, उसके बाद 13 को ऐड करेंगे, जो नंबर मुझे मिलेगा मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसे प्रूव करूंगा कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, लाइक 2 होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे, 4 होंगे। तो वैसे ही मैं इसे प्रूव कर सकूंगा दैट इट इज ए कंपोजिट नंबर। लेकिन वैसा करना नहीं है। क्यों नहीं है मैं समझाता हूं, देख लीजिए यहां पर। जैसे भी ये क्वेश्चन है, आपको 2 टर्म्स मिलेंगी, पहली टर्म है ये और दूसरी टर्म ये है। बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में जो है वो टर्म मानी नहीं जाती, तो टर्म्स कैसे डिफाइन होते हैं, प्लस और माइनस से डिफाइन होते हैं। तो यहां पर ऑपरेशन प्लस है, इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट टर्म है यहां से लेके यहां तक, एंड इसके बाद 13 जो है अलग टर्म है। तो दोनों टर्म्स में आपको कोई एक नंबर मिलेगा कॉमन। क्या मिलेगा, कॉमन। तो वो कौन सा नंबर है, 13 है। तो 13 को बाहर लीजिए। जब आपने 13 को बाहर निकाला, तो अंदर में क्या बचेगा, 7 into 11, 7 into 11, 13 को आपने बाहर निकाला, प्लस में क्या आएगा, 13 ऑलरेडी हमने बाहर निकाला, तो क्या आएगा, प्लस। ठीक, दैट मीन्स 13 into 7 into 11 that is 77, plus 1।
सो 13 इंटू 77 प्लस 1 इज 78 इज 78। अब आपको इसे क्या करना है, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो करिए मल्टीप्लाई 78 इंटू 13। सो 3 8 24, 2 कैरी, 3 7 21 21 22 23, 188 177, that is 4, that is 1, that is 1, 7 2 9 and 9 10, 1014। सो जो ये नंबर आपको डिराइव हुआ 1014, आप ये चेक भी करिएगा 1014, तो 1014 के अब आपको तमाम फैक्टर्स मेंशन नहीं करने हैं। अब क्या करना है, जो ये 1014 है इसके क्या क्या फैक्टर होंगे? सबसे पहले 1 इसका फैक्टर होगा, बिकॉज 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा आप इसे 13 भी लिख सकते हो, दूसरा फैक्टर मैं भी समझाऊंगा क्यों। तीसरा फैक्टर इसका 78 भी होगा, एंड फोर्थ फैक्टर इसका 1014 भी होगा। मैं नहीं कह रहा कि इसके इतने ही फैक्टर्स हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर को प्रूव करने के लिए जरूरी कंडीशन यह है कि उस नंबर के एट लीस्ट कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 3 होने चाहिए, 1 इटसेल्फ और कोई अदर नंबर। तो यहां पर मैंने कितने फैक्टर्स आपको निकाल के दिए? 1 13 78 1014, दैट मींस 4 फैक्टर्स, एंड इट इज द सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूव दैट 1014 इज ए कंपोजिट नंबर। सो कैसे मैंने अब 13 और 78 लिखा ये समझना है। देख लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं यहां पर। अगर लेट सपोज मेरे पास दो नंबर है 4 और 6, मेरे पास दो नंबर है 4 और 6, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर क्या मिलेगा? शाबाश, 24। क्या मिलेगा? 24। तो जो ये 24 है ना, जो किसके प्रोडक्ट से बना? 4 के और 6 के प्रोडक्ट से बना। तो इन अदर वर्ड जो ये 24 है, इसके फैक्टर्स में आपको 4 भी मिलेगा जरूरी और 6 भी मिलेगा। अनदर एग्जांपल, टेक अनदर एग्जांपल। मेरे पास 5 है, मेरे पास 3 है, इनका प्रोडक्ट करिए 5 इंटू 3, दैट इज 15। तो 15 के फैक्टर्स में 3 भी प्रेजेंट होगा, 5 भी प्रेजेंट होगा। तो उसी तरीके से जो ये 1014 है, ये कब मिला मुझे? जब मैंने 13 और 78 को आपस में मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि 1014 के फैक्टर्स में 13 भी प्रेजेंट होगा और 78 भी प्रेजेंट होगा। तो इसके बाद 1014 के बाद आपको लिखना कैसे लिखना है इसमें? एज 1014 हैज फैक्टर्स मोर देन 2, दैट मीन्स फिर मेंशन करने 1 13 78 1014। सो दिस नंबर दैट इज 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। ठीक है, यही स्ट्रेटजी, यही पैटर्न आपको इस वाले पार्ट पर करना है, एंड मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि हमने किया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये टॉपिक है, ये जो ये स्लाइड है, इसमें क्या मेंशन किया गया है? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। तो नाम को देख के, इसका टाइटल देख के आपको जहन में आता होगा कि जो ये को प्राइम नंबर्स है, शायद ये कुछ रिलेशन रखता होगा, शायद ये कुछ रिलेशन रखता होगा, लेकिन खाली प्राइम नंबर्स के बारे में। लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो नाम पे नहीं जाना है, एज ए नेम जो है को प्राइम, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली आपको प्राइम नंबर चाहिए, नहीं, बल्कि क्या कंपोजिट नंबर भी होंगे कभी कभी। ठीक है, तो नाम के साथ धोखा नहीं खाते, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल के रखा कि प्राइम ही खाली इस जो है इस स्लाइड में हमें नहीं पढ़ना है। आप ध्यान रखिएगा इधर। तो दो नंबर्स आपको लेने हैं, दो नंबर्स। लेट सपोज मैंने लिया 3, मैंने लिया 5, मैंने लिया 3, मैंने लिया 5। दोनों क्या है? दोनों आपको प्राइम मिलेंगे। 3 भी प्राइम है और क्या है? 5 भी प्राइम है। ठीक है, तो दोनों प्राइम है, एंड इनका एचसीएफ क्या होगा? मैंने आपको रूल नंबर 1 पढ़ाया, एचसीएफ क्या है? 1 है। तो जिन भी नंबर्स का एचसीएफ 1 होगा, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। लेकिन ये तो आसान सी बात थी, लेकिन यहां पर आपको असल में पढ़ना क्या है? पढ़ना यह है
कि खाली आपको प्राइम नंबर्स ही नहीं होंगे। लेट सपोज मैंने कोई नंबर लिया, लेट सपोज मैंने 5 और 6 को लिया, ये प्राइम नंबर है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। जब आप इनके दरमियान एचसीएफ निकालोगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इनके दरमियान भी एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 1 ही आएगा। आप चेक करके देख लेना, एचसीएफ क्या आया, 1 आया। 5 क्या है, प्राइम नंबर, 6 क्या है, कंपोजिट नंबर। अब तो दोनों प्राइम नहीं है ना, तो प्राइम भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइम और कंपोजिट भी हो सकते हैं, कंपोजिट और कंपोजिट भी हो सकते हैं। मैं यहां पर लिख लेता हूं, प्राइम या तो दोनों नंबर्स प्राइम हो गए तो उस पर भी ये ट्रू है, या तो आपने एक को प्राइम लिया और दूसरे को कंपोजिट लिया तो उस पर भी ट्रू है, या तो दोनों को कंपोजिट लोगे उस पर भी ट्रू है। ठीक है, तो तमाम केसेस में, लेकिन इन केसेस में कंडीशन क्या है, जरूरी कंडीशन यह है कि चाहे आपने दो प्राइम नंबर्स लिए तो उन पर तो ट्रू ही है कि एचसीएफ 1 ही होता है रूल के हिसाब से। अगर आपने प्राइम और कंपोजिट को सिलेक्ट किया एंड उनके दरमियान एचसीएफ 1 आया तो हम बोल सकते हैं कि वो दो नंबर्स क्या है, वो दो नंबर्स को प्राइम है। अगर आपने दो कंपोजिट नंबर लिए एंड उनके दरमियान भी लेट सपोज कभी कभी क्या होता है कि एचसीएफ 1 आए, तो एचसीएफ जब 1 आए तो हम बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स जो है वो को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, समझ में आया, शाबाश। तो जो ये मैंने यहां पर नोट लिखा है दैट प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं, लेकिन को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि प्राइम हो। ठीक है, यही मैं आपको अभी तक समझा रहा था। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पोर्शन। बिकॉज मैं आपको याद दिला दूं कि इंट्रोडक्शन सबसे पहला लेक्चर इस चैप्टर का मैंने आपको ये पैटर्न सिखाया था कि रियल नंबर के दो मेजर पार्ट्स, पहला एचसीएफ एलसीएम एंड उसके बाद इर्रेशनैलिटी, उसके बाद इर्रेशनैलिटी। फिर मैंने ये भी कहा कि इसका आप 100% अगर आप लेंगे तो 90% आपका एचसीएफ और एलसीएम के पोर्शन में कवर होता है एंड खाली रिमेनिंग 10% आपका इर्रेशनैलिटी पोर्शन कवर करता है। तो जो ये एचसीएफ और एलसीएम 90% है, अब ये जो ये हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस पोर्शन का, दैट मीन्स एचसीएफ और एलसीएम पोर्शन का ये लास्ट टॉपिक है। तो दैट मीन्स 90%, ऑलमोस्ट 90% हमने खत्म किया इस चैप्टर का। तो जो रिमेनिंग 10% है वो हमें इर्रेशनैलिटी में पढ़ना है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, लास्ट टॉपिक ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम पोर्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही ये स्कोरिंग टॉपिक भी है। क्वेश्चंस ज्यादातर इसी जो है वर्ड प्रॉब्लम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहां पर 3 पॉइंट्स लिखे हैं, 3 पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको जरूरी और जरूरी मेंशन करिएगा नोटबुक पर। पहला पॉइंट मैं बढ़ता हूं, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, वेरी केयरफुली, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, वेरी केयरफुली। दैट मीन्स जब भी आपको क्वेश्चन आए, लेट्स सपोज मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता ही हूं कि कैसे आते। ये है क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ऑल दैट स्टफ, बराबर क्वेश्चन लिखा है। तो पहला स्टेप यही रहेगा कि आपको इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो आपको थॉरोली, मैं सजेस्ट करता हूं कि 3 बार पढ़ो। कितनी बार, 3 बार पढ़ो, पहले सॉरी 3 बार पढ़िए आप पहले, लेट्स सपोज पहले 10 क्वेश्चंस तक। तो 10 क्वेश्चंस के बाद जब आप 10 क्वेश्चंस पर ट्रेन होंगे उसके बाद आप क्या करिए कि 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एंड इसके बेसिस पर आप ये क्वेश्चन को देख सकते हो। तो पहला पॉइंट तो आ गया, आपको समझ के क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से थॉरोली से पढ़ना है, डीपली अंडरस्टैंड होके पढ़ना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अब ये जज करो कि
अब ये जज करो कि आपका आंसर गिवन डेटा से बड़ा है या छोटा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये है क्वेश्चन, ठीक है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि आपको थॉरोली पढ़ना है। तो पढ़ा आपने, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए सपोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? ठीक है, तो पढ़ा आपने क्वेश्चन, 2 बार पढ़ा आपने, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि डेटा क्या है, एंड डेटा में से भी आपको सिलेक्ट क्या करना है। सिलेक्ट आपको 18 मिनट्स करने हैं और 12 मिनट्स करने हैं। क्या क्या सिलेक्ट करने हैं? शाबाश, 18 मिनट्स और 12 मिनट्स। जरूरी नहीं हमेशा मिनट्स होंगे, जो भी होगा, जो डेटा प्रोवाइडेड होगा वो आपको लिखना है। यहां पर 18 मिनट्स थे और 12 मिनट्स थे, तो मैंने यहां पर लिखा, ठीक। इसके बाद अब लेट्स सपोज मैं इस क्वेश्चन को पहले डायग्राम के हिसाब से समझाता हूं आपको। ये एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। सर्कुलर फील्ड में 2 पर्सन्स आए, एक का नाम है सोनिया और ये पॉइंट है कोई, एक का नाम है सोनिया और दूसरे का नाम क्या है? रवि चाचा, ठीक है। तो सोनिया और रवि चाचा ने काम क्या किया कि इन्होंने एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट ए स्टार्ट किया सर्कुलर पाथ पे चलना, ठीक है। तो ये चलते गए, ठीक। जो सोनिया है उसे टोटल 18 मिनट्स लगते हैं वापस इस पॉइंट ए तक आने में, ठीक है। एंड जो रवि चाचा है उसे 12 मिनट्स लगते हैं वापस इस पॉइंट ए तक आने के लिए। अब आपको क्या कहना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद जो ये सोनिया और रवि चाचा है ये दोबारा इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट ए पर, यहां पर लिखा है ना कि विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स द सेम पॉइंट वेयर दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम। तो सेम पॉइंट तक वो दोबारा मिले कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला पॉइंट यही है कि थॉरोली पढ़िए। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट मैं आप समझाता हूं। तो क्या इसका आंसर डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनी मेथड, क्या इसका आंसर 10 मिनट हो सकता है क्या? क्या इसका आंसर 10 मिनट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज सोनिया को ही 18 मिनट्स लगते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, एंड इसे कितने लगते हैं? 12 मिनट्स लगते हैं। क्या इसका आंसर 5 मिनट्स हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं एंड इसे 12 लगते हैं। तो मतलब जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से आपको बड़ा आंसर चाहिए। जो गिवन डेटा है दैट मीन्स 18 मिनट्स और 12 मिनट्स। तो यही जज आपको करना है कि गिवन डेटा से मुझे बड़ा आंसर चाहिए या छोटा आंसर चाहिए। अगर बड़ा चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको बड़ा चाहिए, अगर आपको बड़ा आंसर चाहिए, अगर आपको बड़ा आंसर चाहिए, बड़ा आंसर चाहिए, तो क्या करना है? आपको एलसीएम करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है, उन 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का। तो क्या मैंने आपको कहा, सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप डीपली क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरा पॉइंट, अब जो गिवन डेटा है आप डायरेक्टली ये जज करिए कि आपको उस गिवन डेटा के मुकाबले बड़ा आंसर चाहिए या छोटा आंसर चाहिए। अगर आप बड़ा आंसर चाहिए तो आपको गिवन डेटा का एलसीएम लेना है, तो वही उसका आंसर होगा। एंड अगर आपको, दूसरा पॉइंट है इसी के साथ है, अगर आपको बड़ा नहीं छोटा आंसर चाहिए, अगर आपको छोटा आंसर चाहिए तो क्या करना है? आपको उस डेटा का
जो आपका गिवन डेटा होगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि एचसीएफ लेना है, एचसीएफ लेना है। तो गिवन डेटा में से आपको अगर आपको छोटा आंसर चाहिए तो एचसीएफ लेना है, एंड अगर आपको बड़ा आंसर चाहिए तो एलसीएम लेना है। तो सेम उसी तरीके से जो ये क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको कहा कि सोनिया जो है इसे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 18 मिनट्स लगते हैं, एंड रवि चाचा को कितने लगते हैं? 12 मिनट्स लगते हैं। तो क्या इसका आंसर 10 मिनट्स हो सकता है? नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज दोनों पर्सन्स को कम से कम सोनिया को तो 18 मिनट्स लगते हैं एंड रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। तो 10 मिनट इसका आंसर नहीं हो सकता, ना ही 5 हो सकता है। इसका मतलब जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से, उसके कंपैरिजन में मुझे कौन सा आंसर चाहिए? बड़ा आंसर चाहिए। एंड बड़े आंसर के लिए आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? जो भी गिवन डेटा होगा। गिवन डेटा आपका 18 और 12 है। अब क्या करना है? अब फिर से वही स्टेप, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किन नंबर्स की करोगे आप? 18 और 12 की करोगे। तो सबसे पहले हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9 आर 18, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। इसका मतलब यह है कि 18 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसके बाद वाला स्टेप मैंने आपसे कहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद वाला स्टेप क्या है कि आपको उसी प्राइम फैक्टराइजेशन को अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे देते हैं? 2 एक बार है एंड 3 2 बार है। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद ये नंबर 12 आएगा। अब 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, शाबाश। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। इसका मतलब 12 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन की भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। तो इसका मतलब यह है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हमें मिल गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हमें मिल गई, एंड नाउ यू नीड टू फाइंड द एलसीएम। अब यहां पर आपको एचसीएफ फाइंड नहीं करना, बिकॉज आपको गिवन डेटा के कंपैरिजन में बड़ा आंसर चाहिए। ठीक, तो एलसीएम को लेने के लिए मैंने आपसे कहा था कि एंटिटीज को मेंशन करना है। एंटिटीज क्या है? यहां पर खाली 2 और 3 प्रेजेंट है और कोई भी डिस्टिंक्ट नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो एलसीएम में आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 2 की कौन सी पावर लेनी है? हाईएस्ट लेनी है। तो हाईएस्ट कौन सी है? यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, इसका मतलब यहां पर 2 आएगा। एंड 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। दैट मींस एलसीएम जो होगा 2 स्क्वायर दैट इज 4, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 into 4 दैट इज 36 इज योर आंसर। इसका मतलब यह है कि 36 मिनट्स लगेंगे किसे? सोनिया और रवि को, सो दैट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब आपने याद क्या किया? याद आपने ये रखा कि पहले आपको क्वेश्चन को डीपली पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। एंड उसके बाद आपको ये जज करना है कि जो आपका आंसर है, जो आपको आंसर चाहिए, वो आपके गिवन डेटा के कंपैरिजन में बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। अगर आप बड़ा चाहिए, बड़ा आंसर चाहिए गिवन डेटा के कंपैरिजन में, तो एलसीएम लेना है। एंड अगर आपको छोटा आंसर चाहिए गिवन डेटा के कंपैरिजन में, तो आपको एचसीएफ चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि इन स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस। इन स्कूल, एक स्कूल में क्या है? 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। किस क्लास के हैं? शाबाश, 10th क्लास के। तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें वही लिखना है। तो 10th क्लास है एंड इस 10th क्लास के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। There are 32 students in section A and 36 students in section B. That means कि section A में जो students, number of students वो कितने हैं? Number of students जो section A में है that are 36 and section B, section A में जो है वो 32 students है and section B में है कितने? 36 students। ठीक, तो गिवन इंफॉर्मेशन में हमने ये डेटा निकाला।
अब हमें करना क्या है, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among students of section A and section B। तो क्वेश्चन क्या है, मैं आपका इसे एक फॉर्मेट देता हूं। सबसे पहले क्लास 10th है, क्लास 10th में दो सेक्शंस है, सेक्शन बी और सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो आपके 32 है एंड सेक्शन बी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 36 है। इसके बाद आपने मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे पहला स्टेप जो वर्ड प्रॉब्लम्स में है वो ये है कि आपको जो है क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। कितनी बार करना है, मैंने आपको कहा मिनिमम आपको 2 बार कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अब ये जज करो कि आपका आंसर गिवन डेटा से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तो वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, अब जो हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 32 है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी कितने हैं, 36 है। तो अब अगर आप जरा सोचिए कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोलने हैं कितने होंगे सो दैट कि हर किसी सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स सबको मिले। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे जरा सोचिए आप थोड़ी देर के लिए। लेट सपोज कि इसका आंसर 20 होगा। लेट सपोज 20 बुक्स। तो अगर 20 बुक्स सेक्शन ए की लाइब्रेरी में हमने प्लेस करी तो सेक्शन ए के कितने स्टूडेंट्स है, 32 है। तो जब वो 32 स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाएंगे तो उन्हें 20 बुक्स मिलेंगे। अब 20 बुक्स में से 32 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना, दैट्स नॉट पॉसिबल। चलिए जी 20 स्टूडेंट्स तो सेटिस्फाई होंगे कि हाँ हमें एक बुक मिल गई, लेकिन जो बचे 12 स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो बुक अवेलेबल नहीं होगी बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आपने फिक्स करी है 20। दैट मीन्स 20 इसका आंसर नहीं होगा। अच्छा, क्या 30 हो सकता है, क्या 30 हो सकता है? नहीं, 30 भी नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही 32 है, तो 30 इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है हमने एनालाइज करके सबसे पहला स्टेप यह है कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा, गिवन डेटा हमने देखा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने अब ये जज किया कि गिवन इंफॉर्मेशन के कंपैरिजन में मुझे छोटा आंसर नहीं, मुझे बड़ा आंसर चाहिए। एंड मैंने आपको कल वाले ये पिछली वाली स्लाइड में आपसे शेयर किया कि अगर आपका आंसर जो है वो आपको बड़ा चाहिए इन कंपैरिजन विद द गिवन डेटा, देन यू हैव टू गो फॉर एलसीएम। तो अब क्या निकालना है, शाबाश, एलसीएम निकालना है। एंड एलसीएम किसका निकालोगे आप? एलसीएम हमें शाबाश 32 और 36 का निकालना है बिकॉज गिवन डेटा तो यही है। अब हम निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। दैट मीन्स कि 32 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक, 5 बार हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद 36 आएगा, तो 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 18 आर 36, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। दैट मीन्स कि 36 को मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप ये था कि आपको अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है। तो कैसे दोगे आप? शाबाश, कितनी बार 2 है? 5 बार है तो 2 रेज़ पावर 5 आएगा। कितनी बार 2 है? 2 2 बार है। एंड कितनी बार 3 है? 3 भी 2 बार है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए मैंने आपसे कहा था कि सारे एंटिटीज लिखने हैं। एंटिटीज का मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में अवेलेबल हो। तो दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन को एनालाइज करके चेक करके मैंने ये पाया कि जो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है वो खाली 2 और 3 है। ठीक है, एक तो 2 प्रेजेंट है और नंबर 3 प्रेजेंट है इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब आपको क्या करना है? हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2, यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, दैट मींस 5। एंड यहां पर क्या करोगे? 3 है तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 ही है तो 2 ही आएगा। अब क्या करना है? अब प्रोडक्ट करना है। 2 रेज़ पावर 5 इज नथिंग बट
32 and multiplied by 3 square is 9. 9 2 are 18, 1 carry, 9 3 27, 28. That means the minimum number of books that are required so that they can be distributed equally among the students of both sections, section A and section B as well. कितने हैं वो बुक्स, मिनिमम कितने चाहिए? 288 बुक्स चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन क्या है कि three bells ring at the intervals of 6, 12 and 18 minutes. If all the three bells rang at 6 a.m. when will they ring together again? Important question है, बहुत ही important question है, आराम से समझना। 3 बेल्स है आपके पास, ठीक है। मैं यहां पर थोड़ा सा ये बनाता हूं, बेल 1, बेल 2 एंड बेल 3। 3 बेल्स है आपके पास, ठीक है। तो स्टार्ट कब किया है, ध्यान से समझना। स्टार्ट इन्होंने 6 AM पे किया, स्टार्ट इन्होंने 6 AM पे किया, ठीक है। तो 6 AM पे इन्होंने क्या किया, रिंग करना स्टार्ट किया। तो बेल 1 को कितने मिनट्स लगेंगे दोबारा रिंग होने के लिए? 6 मिनट्स। इसको 12 लगते हैं, इसको 18 लगते हैं, ठीक है। तो अब जो बेल 1 है, लेट सपोज हम डायरेक्टली इसका आंसर देते हैं यहां पर थोड़ा सा। बेल 1 6 मिनट्स के बाद बेल ये रिंग करती है, तो 6 के बाद अब 12 मिनट्स के बाद ये करेगी, ठीक है। और 6 मिनट्स के बाद दैट मीन्स 12 मिनट्स। तो इस तरीके से ये बेल्स का रिंगिंग नेचर है। अब हमें क्या क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। देखो 6 AM पे इन्होंने जो ये 3 बेल्स आपके पास है, इन्होंने इकट्ठे क्या किया, रिंग किया। तो अब हमें ये दिखाना है कि जो 6 AM पे इन्होंने रिंगिंग स्टार्ट करी, अब ये दोबारा किस टाइम पे दोबारा से रिंग करेंगे, ठीक है। इकट्ठे कब ये रिंग करेंगे, तो ध्यान से समझना। अब 6 है, 12 है, 18 है, तो क्या इसका आंसर 10 मिनट्स होंगे? क्या इसका आंसर 10 मिनट्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। व्हाई? बिकॉज चलिए जी, बेल 1 का तो हम मानते हैं बिकॉज 6 मिनट्स लगते हैं तो हो सकता है, लेकिन जो ये बेल 2 है इसे अकेले रिंग होने में 12 मिनट्स लगते हैं, तो 10 मिनट्स इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, 18 मिनट्स इस बेल 3 को लगते हैं, तो अकेला जो ये बेल 3 है ये 18 मिनट्स लेता है अगेन रिंग करने को, तो 10 मिनट्स इसका आंसर नहीं हो सकता। 12 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि गिवन डेटा के कंपैरिजन में मुझे जो आंसर चाहिए वो गिवन डेटा के कंपैरिजन में बड़ा आंसर चाहिए। तो फिर से याद दिलाना है 3 स्टेप। सबसे पहला पॉइंट डेटा को रीड करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद गिवन डेटा को लिखिए। नेक्स्ट स्टेप अब ये जज करना है कि गिवन डेटा के कंपैरिजन में मुझे आंसर बड़ा चाहिए या मुझे आंसर छोटा चाहिए। अगर आपको बड़ा आंसर चाहिए दैट मींस यू हैव टू गो फॉर एलसीएम, एंड अगर छोटा आंसर चाहिए गिवन डेटा के कंपैरिजन में देन यू हैव टू गो फॉर एचसीएफ, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में, इस क्वेश्चन में जब मैंने इसको एनालाइज किया, जब मैंने गिवन डेटा लिखा तो गिवन डेटा को एनालाइज किया मैंने एंड ये पाया कि गिवन डेटा के कंपैरिजन में मुझे क्या चाहिए, मुझे बड़ा आंसर चाहिए। तो बड़ा आंसर जब चाहिए होगा तो क्या करना है? एलसीएम करना है। एलसीएम किस का करोगे आप? शाबाश, एक तो आप 6 का करोगे, 12 का करोगे, 18 का करोगे, ठीक है, शाबाश। तो करिए एलसीएम जल्दी अपनी रफ पे करिए आप। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3, दैट मीन 6 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 12 को मैं लिख सकता हूं, 12 की जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, दैट मीन्स 12 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक। इसी के बाद 18 आएगा, तो 18 को मैं लिख सकता हूं 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, दैट मीन्स 18 को मैं प्राइम फैक्टर्स में किस तरीके से लिख सकता हूं? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करना है? दूसरा स्टेप क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखोगे? 2 एक बार है, 3 एक बार है,
2 2 बार है, 3 1 बार है, 2 1 बार है, 3 2 बार है। ठीक, अब क्या करोगे आप? शाबाश। अब जो आपकी जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो आपकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसे इसमें से आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए आपने क्या याद रखा था? एलसीएम के लिए ये याद हमने रखा कि हमें एंटिटीज को मेंशन करना है। एंटिटीज का मतलब कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को लिखना है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यहां पर 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है और कोई भी नंबर यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो मैं खाली लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब पावर चेक करना है, पावर चेक करना है, तो पावर कौन सी सिलेक्ट होगी? पावर वही सिलेक्ट होगी जो हाईएस्ट होगी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, दैट मींस 2। ठीक है, 2 सिलेक्ट होगी। अब 3 की हाईएस्ट पावर, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो इसकी भी 2 पावर। तो 2 पावर 2 दैट इज 4, 3 पावर 2 दैट इज 9, 9 इंटू 4 दैट इज 36 मिनट्स। तो इसका मतलब यह है कि 36 मिनट्स के बाद जो ये 3 बेल्स है ये फिर से स्टार्ट करेगी क्या? रिंग होना। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हो सकता ये ना, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका जो है वो सबसे पहला यही है कि आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। उसके बाद गिवन डेटा जो भी होगा, जो भी गिवन डेटा होगा, नंबर्स होंगे, उनको लिखना है। उसके बाद आपको ये जज करना है, खुद ही जज करना है, खुद ही अंदाजा लगाना है कि क्या मेरा आंसर जो है वो इस गिवन डेटा के कंपैरिजन में बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। 2 ही कंडीशंस है। अगर अब मुझे बड़ा आंसर चाहिए गिवन डेटा में से, तो मुझे एलसीएम की तरफ जाना है। एंड अगर मुझे गिवन डेटा के कंपैरिजन में छोटा आंसर चाहिए, ठीक है, स्मॉलर चाहिए, तो मुझे क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, गिवन नंबर्स का। तो इस तरीके से हम टैकल करते हैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स को।